पार्टी हैं सुरेश रोड कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा हमारे साथ वीरेंद्र संधू जेजेपी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं, और रजवंत डहिनवाल इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं। तो आज हम पहले रुख करते हैं भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी का। ये जो घोषणाएं हैं लगातार हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं, और कोई ख़ास इसमें हम चीज़ जोड़ें तो वो ये है कि जब कार्यकाल का अंतिम दौर होता है, जब सरकार के लिए नए सिरे से वोट मांगे जाते हैं, तो सभी सरकार चाहे किसी की भी रही हो, चाहे वो इनेलो की रही हो, कांग्रेस की रही हो या भाजपा की हो, तो अधिकतर घोषणाएं जो आखिरी 2-3 महीने होते हैं इसमें की जाती है। तो ये वाला फॉर्मूला क्यों रखा जाता है अत्रे साहब, इसके पीछे की रणनीति क्या रहती है? नहीं, देखिए मुकेश जी, ऐसा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। जो पार्टी सत्ता में आके जनता की सेवा करने की भावना रखती है, जो पार्टी सत्ता में आके जनता के काम करने की भावना रखती है, उसके लिए तो विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 2014 में आई थी। आप 2014 से लेके आज तक आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। जिस तरह की व्यवस्था हरियाणा में पहले थी, उस व्यवस्था को, उसमें आमूलचूल परिवर्तन, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, पर्ची कतू, इन सबको बदला। लेकिन जो बात आ गई घोषणाओं से संबंधित, देखिए मैं हैरान था जब घोषणाओं का विषय आया। हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल एक शब्द बोला घोषणाओं के लिए, ये तो ढकोसला है। इससे ज्यादा कोई शब्द घोषणाओं के बारे में नहीं बोल पाए। उसके बाद वो लगे बात करने किसान की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी चर्चा के विषय बताएंगे कि हुड्डा साहब ने क्या किया और हमने क्या किया। लेकिन मैं आता हूं घोषणाओं। देखिए मुकेश जी, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। हुड्डा साहब सत्ता में रहे, शायद नवंबर 2013 की बात है, गोहाना में रैली की थी कांग्रेस ने चुनाव से पहले। हो सकता है मैं डेट थोड़ा आगे पीछे भूल रहा हूं, लेकिन शायद मुझे जहां तक ध्यान है नवंबर 2000। तो हुड्डा साहब ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, जिसके अंदर हुड्डा साहब ने ये कहा कि बुजुर्गों की पेंशन 1000 रुपए कर देंगे, मुआवजा किसान का 10,000 रुपए प्रति एकड़ कर देंगे, इस तरह की घोषणाएं की, लेकिन पूरी एक नहीं की। अब जिस व्यक्ति ने सत्ता में रहते जनता के साथ इस तरह की ठगी की हो, मैं इसको ठगी इसलिए कह रहा हूं कि आपने घोषणा की लेकिन पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, देखिए तीज के त्योहार पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की बहनों से एक वायदा किया था, एक घोषणा की कि गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। तो मुकेश जी, तुरंत इस घोषणा को पूरा करते हुए कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर घर हर गृहिणी नाम से इस योजना को लॉन्च कर दिया। बाकायदा वो पोर्टल जो है लॉन्च कर दिया, जिसपे रजिस्ट्रेशन होगी, और साथ साथ ये भी घोषणा कर दी कि हर 15 दिन के बाद, मतलब पहली तारीख से लेके 15 तारीख तक जो लोग गैस सिलेंडर खरीदेंगे उनके खाते में डायरेक्ट 500 रुपए से ज्यादा जो पे करेंगे सरकार ट्रांसफर कर देगी। मतलब महीने में 2 बार ये पैसा ट्रांसफर होगा। 1 से 15 तक जो लोग खरीदेंगे उनके खाते में, जो 15 से लेके मंथ एंड तक खरीदेंगे उनके खाते में। और साथ साथ ये घोषणा भी कर दी कि पहला पैसा 15 अगस्त को ट्रांसफर हो जाएगा। इसको कहते हैं इंप्लीमेंटेशन, इसको कहते हैं कि वायदा करके निभाना। लेकिन कांग्रेस ने कभी देखा ही नहीं था, कांग्रेस ने कभी ऐसा किया नहीं था। इसलिए हुड्डा साहब ने एक शब्द बोल के ये तो ढकोसला है, अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। अब दूसरी तरफ जब मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि किसान के खेत में जो फसल उगेगी वो हरियाणा सरकार खरीदेगी एमएसपी पे। देखिए मैं जो फसल उगेगी ये शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जो लगभग 24 फसलों पे केंद्र सरकार एमएसपी की घोषणा करती है, उनमें से 19 के करीब फसलें वो कम और ज्यादा हो सकती है मुकेश जी। मतलब कोई फसल ऐसा हो सकता है कि वो 2 लाख एकड़ में हरियाणा में बोई जाती हो, या कोई फसल ऐसी भी है जो हरियाणा के अंदर 500 या 600 एकड़ में ही बोई जाती है, वो कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन किसान के खेत में जो बोया जाएगा उस पे एमएसपी का लाभ हरियाणा सरकार देगी। जी, एक जो फसल है अत्रे साहब, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, वो एक ऐसी फसल है नारियल की। तो ये जो नारियल की फसल है, इस फसल को लेकर आप ही के साथी रहे हैं, आप ही के गठबंधन में रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इस चीज़ का जो नारियल है वो फोड़ रहे हैं कि नारियल तो हमारे यहाँ पे होता ही नहीं है। आपने उसकी भी घोषणा कर दी। मैंने मुकेश जी अभी क्या कहा
कि केंद्र सरकार लगभग 24 फसलों पे एमएसपी की घोषणा करती है, जिसमें से 6 फसलें तो ऐसी हैं जो हरियाणा में नहीं होती। मैं बोल रहा हूं ये बात, उसमें नारियल की फसल भी है, मैं तो पहले ही स्पष्ट कर रहा हूं। लेकिन उसके अलावा जो फसलें हरियाणा में होती हैं, उन सभी फसलों को ऊपर हरियाणा सरकार एमएसपी का लाभ देगी। और ये डिमांड किसान भाइयों की थी। किसान प्रतिनिधि मंडल जब भी मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने हर बार ये मांग रखी और उन्होंने कहा कि साहब एमएसपी का लाभ हमें मिलना चाहिए, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव पारित कर दिया। देखिए मुकेश जी, ये बात अंडरलाइन करने वाली, कैबिनेट में बाकायदा प्रस्ताव पारित किया और उस मांग को माना, इसको कहते हैं इंप्लीमेंटेशन। दूसरी बात, कच्चे कर्मचारी जो है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एचकेआरएन के जरिए लगे हुए हैं, उनकी भी एक मांग थी। लगभग 1,20,000 के करीब वो कर्मचारी है, और वो ये उम्मीद करते थे, जैसे हमने गेस्ट टीचर की नौकरी को सुरक्षित किया था। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं मुकेश जी, क्योंकि गेस्ट टीचर्स जो है हुड्डा साहब ने लगाए थे, उनसे वायदा किया था, लेकिन हुड्डा साहब अपना वायदा नहीं निभा सके, जो कांग्रेस की आदत भी रही। लेकिन वो भी हमने उन गेस्ट टीचर्स की नौकरी को सुरक्षित किया, बाकायदा विधानसभा में कानून बना जी। और जब अब कच्चे कर्मचारियों की बात आई, तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने अपने वायदे को निभाते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित किया एक ऑर्डिनेंस के जरिए। जी, अत्रे साहब अत्रे जी, आप हमारे साथ बने रहिए, वापिस आपके पास लौटूंगा। जो लोग दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए एक बार फिर से हम जो बड़ी बहस है, इसकी बड़ी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और उस पर मुख्यमंत्री किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, विपक्ष क्या कह रहा है, एक बार फिर से हम बड़ी बहस की बड़ी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और उसके बाद जो विपक्ष के प्रवक्ता हैं उनके पास भी जाएंगे और उनका क्या कहना है ये भी जानेंगे। लेकिन देखिए ये बड़ी रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान कभी भी संभव है, जिसको लेकर सियासतदानों ने चुनावी घोषणाओं का पिटारा खोलना शुरू कर दिया है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी दल के नेता सूबे की जनता के बीच जाकर घोषणाएं करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा के सीएम नायब सैनी लगातार अपने पिटारे से चुनावी मौसम में सियासी तोहफों की घोषणा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सीएम नायब सैनी लगातार दिल खोलकर धन वर्षा करने में लगे हुए हैं। 3400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना पोर्टल का शुभारंभ, सभी 22 जिलों में मिलेगा इसका लाभ। किसान वर्ग के हित में 24 फसलों पर मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। 133 करोड़ 55 लाख रुपए तक आबियाना माफ। 46 लाख परिवारों को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। महिला उद्यमियों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का ऋण। अग्निवीरों को मिलेगा राज्य सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका में ओबीसी बी श्रेणी के लिए 5% कोटा। लंबे समय से लंबित 7,471 टीजीटी की भर्ती को क्लियर कर युवाओं को रोजगार। हरियाणा टीचर्स एलिजिबल टेस्ट को लाइफ टाइम के लिए किया। बिना पर्ची खर्ची के 1,40,000 युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी। हैप्पी कार्ड योजना के जरिए 1,000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा। लाल डोरे को खत्म कर प्रॉपर्टी पर मिलेगा मालिकाना हक। तो अपने घोषणा तो बताए ना, वो उन्होंने कौन सी घोषणा पूरी की? उनकी तो घोषणा रह जाती थी, पूरी तो हमें करनी पड़ती थी, पहले भी हमने करी है। उन्होंने जो बात कही है, मैं कांग्रेस के नेताओं को, भूपेंद्र हुड्डा को पूछना चाहता हूं, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने जाते जाते घोषणा की थी कि बुजुर्गों को 1,000 रुपए पेंशन देंगे, क्या दी है? आप पूछ सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या भूपेंद्र हुड्डा ने दी? खाली घोषणा थी ना। वो 1,000 रुपया भी हमने देने का काम किया, और हमने 1,000 रुपए नहीं, आज बुजुर्गों के सम्मान को हमने 3,000 रुपए तक बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। चुनावी घोषणाओं के बीच विपक्ष के नेताओं के बयानों ने भी प्रदेश की राजनीति में सियासी उबाल ला दिया है। चुनाव के जो है चुनावी हैं, ढकोसले हैं। सबको मालूम है कि इन्होंने 10 साल में तो किया कुछ नहीं। किसान को जो है कर्जे में डुबाने का काम करा, जो कि इन्होंने वायदा किया था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे।
आमदनी तो दुगनी कहाँ करेंगे, मतलब लागत कई गुना बढ़ा दी। 2014 में डीजल का क्या भाव था, डीजल पे भी जो वैट हमारे समय में 9% था वो 17-18% कर दिया। डीजल का भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गया। खाद पर जीएसटी लगा दी, खाद कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कीटनाशक दवाई पे जीएसटी लगा दी, उसकी क्या भाव थे। तो इस हिसाब से लागत तो बहुत बढ़ गई और आमदनी किसान की घट गई। एमएसपी में जो बढ़ोतरी की, जिन फसल की हम बढ़ोतरी करते हैं उसमें भी ना काफ़ी बढ़ोतरी करी। पिछले 4.5-5 महीनों की उनकी वर्किंग रही। बहरहाल कयास लगाए जा रही हैं कि 25 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव आयोग हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से की जा रही घोषणाओं पर जनता कितना एतबार करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद जनता के दिल की बात सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए एक पहेली जरूर बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो ये जो बड़ी बहस की बड़ी रिपोर्ट थी, ये हमने दोबारा आपको इसलिए दिखाई कि जो दर्शक लेट हमारे साथ जुड़े हैं उनको पूरा का पूरा जो आज का बड़ी बहस का मौजू है वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता परवीन अत्रे से हमने इस रिपोर्ट से पहले बात की और अब हम विपक्ष का रुख करने जा रहे हैं और कांग्रेस के सुरेश रोड साहब हमारे साथ जुड़े हैं। रोड साहब, जो मुख्यमंत्री ने कहा वो भी आपने सुना, परवीन अत्रे जी ने भी अपनी बात कही। अब मैं आज ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो उसके सुर अलग होते हैं, उसके साज अलग होते हैं, उसकी आवाज़ अलग होती है। जब वो विपक्ष में आती है तो सुर भी बदल जाता है, साज भी बदल जाता है, आवाज़ भी बदल जाती है। ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये कांग्रेस ने नहीं की क्या? हम 2014 की बात कर लेते हैं, केंद्र सरकार की बात कर लेते हैं, जाट जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए जाट आरक्षण आप लेकर आए, औंधे मुंह गिरा सुप्रीम कोर्ट में पहली ही हियरिंग में। क्या आपने जाने से पहले घोषणाएं नहीं की? ये जो अब नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, ये क्या कुछ नायाब तरीका ये इस्तेमाल कर रहे हैं? ये वाली घोषणाएं क्या कहाँ पे नहीं होती? मतलब आप बताइए। मुकेश जी, कांग्रेस पार्टी ने 2014 के चुनाव से पहले बिल्कुल घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि गोहाना की रैली में भी की, लेकिन उन घोषणाओं में पारदर्शिता थी। उन घोषणाओं में जैसे मुख्यमंत्री जी ने एक फर्जी घोषणा की है, इम्प्लीमेंटेशन एक अलग चीज है। कोई आज घोषणा करते हैं, कोई आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, उसमें कोई न कोई अड़चन भी आ जाती है। लेकिन अगर आपकी घोषणा ही गलत हो, घोषणा ही फर्जी हो, उसको मैं इस तरीके से साबित करना चाहता हूं। इन्होंने कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को 5 साल बाद, जो सिर्फ 1 साल के ठेके पे लगाए गए हैं, 5 साल बाद 5% डीए की सुविधा या फैसिलिटी देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की है। और 2021 में भारतीय जनता पार्टी यानी मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार कौशल रोजगार निगम को अस्तित्व में लेके आई थी। 5 साल बाद अगर उसकी योग्यता, उसकी एलिजिबिलिटी कर्मचारी की बनती है तो वो 2026 में बनेगी। जो माननीय नायब सिंह सैनी जी ने घोषणा की वो 15 अगस्त 2024 यानी 2-3 दिन बाद से लागू हो रही है। ये दुनिया की, ये पूरे ब्रह्मांड की ऐसी पहली। रोड साहब इस चीज को लेकर जानकारी नहीं है। एक मिनट, इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है। मैं अभी परवीन अत्रे जी को बिल्कुल बीच में नहीं लेता, क्योंकि जिस लय में डिबेट चल रही है मैं हमेशा उसको इसी तरीके से सबको बराबर टाइम मिले। लेकिन ये वाला जो विषय है आज डिबेट में आप दूसरी बार उठा रहे हैं, तो इसको लेकर जो दर्शक इसको सुन रहे हैं उनका भी कंफ्यूजन दूर हो जाए, मेरा भी हो जाए, आपका भी हो जाए। जो भी सवाल होगा हम कस के इनके साथ करेंगे, इतना मैं यकीन दिलाता हूँ। अत्रे साहब, रोड साहब ये कह रहे हैं कि ये जो आपने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया, ये जो बोर्ड आपने बनाया है, इसी को महज 1 साल हुआ है, आप उसमें कह रहे हैं कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें तो जो कर्मचारी हैं उनकी जो सर्विस है वो 1 साल की है, ऐसा रोड साहब का मानना है। इसमें कोई आप चीज़ों को स्पष्ट करना चाहेंगे, कौन कौन से कर्मचारी इसमें आ गए हैं? क्योंकि फिर अगर 1 साल पहले ही बना है ये वाला तो फिर ना 5 वालों को फ़ायदा है, ना 8 वालों को फ़ायदा है, ना 10 वालों को फ़ायदा है।
देखिए मुकेश जी, पहली बात तो यह है कि कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी लगाने का जो सिस्टम है वो कांग्रेस ने शुरू किया था, ठेके में कर्मचारियों को लगाना शुरू किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी लगते रहे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक चीज जो बार बार शिकायत आती थी, कंप्लेंट्स आती थी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कर्मचारियों की एक्सप्लॉयटेशन की, सैलरी डिले करने की वगैरह वगैरह, तो उन्होंने HKRN का गठन किया। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को बाहर निकाल दिया जाए और जो कर्मचारी हैं वो HKRN के अंडर आ जाए, और उसके लिए प्रोसेस ये अडॉप्ट किया कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है वो कर्मचारी HKRN के अंडर ले लिया गया। मतलब जो कर्मचारी इनके टाइम में मान लीजिए 2012 में भी लगा हुआ था, वो एक्सटेंड होती रही उसकी जॉब, और जैसे ही HKRN बना वो HKRN के अंडर आ गया। जो हमारी सरकार के दौरान लगा वो भी बाद में HKRN के अंडर आ गया। तो धीरे धीरे इस तरह से सभी कर्मचारी HKRN के अंडर आ गए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स को उस विषय से बाहर कर दिया गया। तो जो 2012 में लगा, 2014 में लगा, 2015 में लगा, वो सब HKRN के अंडर आ गए। तो उनका तजुर्बा कितना हुआ? मैं इसीलिए ये बात कह रहा था कि रोड साहब अगर विषय को एक बार अच्छी तरह देखते तो शायद इस पे एतराज करते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने विषय को अच्छी तरह देखा। रोकूंगा। एक और कंफ्यूजन है थोड़ा सा। आपने लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का किया जिनकी तनख्वाह 50,000 से कम थी। उसमें तकरीबन 4,000 कर्मचारी ऐसे बच गए जिनकी तनख्वाह गलती से 50,000 से ऊपर है। तो वो भी क्या कुछ उम्मीद रख सकते हैं ये जो आपने घोषणा की है पार्ट 2 की? देखिए ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय भी आया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को उस विषय में भी दिशा निर्देश दिए हैं कि उसको भी एक बार देखा जाए कि उसमें किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल यह है कि हमारे कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिले। देखिए पक्का कर तो इसलिए नहीं कर सकते मुकेश जी, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, आप तो बेहतर जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर एक सीधी डायरेक्शन, तो इसलिए उनको पक्का नहीं कर सकते। हालांकि कांग्रेस ने ये खेल खेला था, अगर आपको ध्यान हो 1993 में, फिर 1996 में, फिर 2005 में, शायद डेट थोड़ा आगे पीछे हो सकती है मुकेश जी, उसके लिए माफी चाहूंगा। पक्का करने की पॉलिसी लाके जिस तरह से धोखे में कर्मचारी को रखा और बाद में कांग्रेस की उस पॉलिसी को माननीय हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। नहीं, आपको वो भी ध्यान होगा। अतरे साहब, पक्का तो जो ये अभी 1,20,000 है इनको भी नहीं किया गया, इनको भी जॉब इसीलिए बता रहा हूं। तो मेरा सवाल उन लोगों की तरफ से था जिनकी सैलरी जो है मान लीजिए 50,001 रुपया है, तो जिसकी 49,999 रुपये है उसकी तो हो गई। अब वो 2 रुपए के जो फर्क वाला कर्मचारी है वो रह गए, तो थोड़ा सा जी सुनिए, मैं पहले ना इसीलिए मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आप बात पूरी होने देते तो चीजें स्पष्ट हो जाती। जो मैंने पक्के वाली बात कही, मैंने पहले स्पष्ट किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि पक्का तो किया नहीं जा सकता एज पर कोर्ट, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस ने कर्मचारियों को बरगलाने के लिए ये प्रयास किया था, जो पॉलिसी उनकी हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी। आपको ध्यान होगा 5,000 कर्मचारियों पे तलवार लटक गई थी, उनको भी सुरक्षित हमारी सरकार ने किया था, अगर आपको ध्यान हो ये बात। तो मैं ये कह रहा हूं, इसीलिए सरकार ने, जैसे हमने गेस्ट टीचर के भविष्य को सुरक्षित किया था विधानसभा में एक कानून बना के, उसी तरह से ऑर्डिनेंस के जरिए जो आपने बात कही उन कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया है। अब जो आप 50,000 से ऊपर वाले कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, मैं उस विषय में स्पष्ट कर चुका हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर भी आगे कैसे बढ़ा जाए उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वो देखें कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं कि उन कर्मचारियों को भी किसी तरह से उनके भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सके। मैंने इसलिए स्पष्ट किया था कि हमारा प्रयास हमेशा ये रहा कि हमारे कर्मचारी जो है उनको बेहतर सुविधाएं मिले, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, और ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी है। मतलब समानता मिले सभी को, आपका ये कहना है? सबको समानता मिले, बिल्कुल। चलिए वापस आपके पास अभी आना नहीं था, मैं वैसे बीच में आ गया ताकि रोड साहब का एक कंफ्यूजन कम से कम हम दूर करें। आरोप नंबर 2 रोड साहब आपकी तरफ से। देखिए, जो अत्री जी ने भी कहा कि कौशल रोजगार निगम में हमारे यानी 2014 से पहले के कुछ कर्मचारियों को भी इन्होंने शामिल किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कौशल रोजगार निगम जो 2021 में अस्तित्व में आया बीजेपी की सरकार के दौरान, उसमें सिर्फ 2014 से पहले के ही लोग हैं या इन्होंने भी कोई भर्ती की है उसमें? 21 में बना है? जी हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, उसको भी क्लियर कर दूं। कितनी संख्या है? अगर एक मिनट मैं मेरी बात फिर दीजिएगा आप जवाब। मुकेश जी
जी जी जी चलिए इनको पूरा करने देते हैं पहले अत्रे साहब, फिर आपसे जी, जवाब लेंगे। जी एक ही बात कहना है कि इन्होंने कहा कि तो 13-14 के कर्मचारी हैं जो उसके अंदर आगे मर्ज कर दिए, उनको चलो लाभ मिल सकता है, लेकिन जो 2021 में कौशल रोजगार निगम जब अस्तित्व में आया, उसके बाद इस निगम में इन्होंने तो भी कोई एक आधा भर्ती किया होगा कर्मचारी। अब तो रोड साहब आप अब रोड से उतर गए हो। नहीं रोड से मैं- उतर गए अब आप रोड से उतर गए हो, अब आप समझ भी रहे हो। एक मिनट। तो कर्मचारी अब आप कच्चे चल पड़े। वापस आऊंगा मैं आपके पास, वापस आऊंगा। आपका जो पहला सवाल था वैलिड था, मैंने देखिए बीच में रोक के उसका जवाब दिया, वापस आपके पास आऊंगा। लेकिन वीरेंद्र संधू जी, आपकी पार्टी का क्या आरोप है अभी भाजपा पर कि भाजपा ये जो घोषणाएं कर रही हैं और घोषणाएं कर रही हैं, कई वर्गों को लाभान्वित करने की बात कर रही हैं, तो दम है नहीं है? म्यूट है आपका जो माइक है, उसको खोल दीजिए प्लीज। मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लोगों को बेवकूफ समझती है, लेकिन हरियाणा के लोग बेवकूफ नहीं हैं। आप देखिए कि पहले ये इस इंतजार में थे कि हरियाणा के लोग बाकी जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के, वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हरियाणा के लोगों को आराम से बांट देंगे, आराम से वोट ले लेंगे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये पता लगा, ये सच्चाई पता लगी कि उन्होंने 10 साल में कितने बुरे हालात हरियाणा प्रदेश के किए हैं, और उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से ये कदम बार बार उठाए जा रहे हैं, 1 महीने के अंदर अंदर 3 कैबिनेट की मीटिंग की जा रही है। सवाल थोड़ा सा मेरा तीखा है, आपको बुरा लगेगा। आपको इस चीज का जो ज्ञान है वो कब प्राप्त हुआ? अभी कितने महीने पहले? क्योंकि 4.5 साल तो आप इनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलते रहे, जो आपके वोटर थे वो आपको गिरियाते रहे कि जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था उन्हीं के साथ आप शामिल हो गए। तो इस महाज्ञान की प्राप्ति कब हुई आपको? देखिए मुकेश जी, मैं फिर बता रहा हूँ, 1 मिनट आपने भी कहा था कि जिस तरीके से जाट आरक्षण भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाद में दिया, जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश के जो हालात हुए आपको भी पता, उसी तरह BCB का इन्होंने अभी रिजर्वेशन का जो पॉइंट दिया, उसके भी यही, ये भारतीय जनता पार्टी इधर से खेलती है, उधर से खेलती है, यहाँ से करवाती है, फिर हाईकोर्ट से स्टे लगवा देती है, जबरदस्त गेम खेलती है। नहीं बात हमारे भारतीय जनता पार्टी का समझने ये आपको अंदर का राज बता रहे हो आप, क्योंकि आप 4.5 साल तक इनके साथ में रहे हो। तो ये वाला जो एक कार्यक्रम करते थे, सुनिए विचारधारा वीरेंद्र भाई, ये जो एक कार्यक्रम करते थे भाजपा वाले कि पहले तो भर्तियां निकाल दो, फिर इस पे रोक लगा दो, तो जाहिर है कि आप भी तो सरकार में शामिल थे, तो आपसे राय मशवरा करके ही करते थे ये वाला खेल, या अकेले ही कर लेते थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैसी राजनीति करती है हमें पता है। उससे पहले जब हम सरकार में नहीं थे, जब जननायक जनता पार्टी का गठन भी नहीं होता, उन्होंने प्रदेश के क्या हालात किए थे आपको पता है। और 70 पार के नारे के साथ 40 सीटों पे आए। हम सरकार में, हमारे सरकार में शामिल होने के बाद हमने नकेल कसी। वो इस तरह की गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई जो पहले करती थी। और हमने जो काम करवाए, सिर्फ 10 विधायक, हमें पता था 7 निर्दलीय विधायक हैं, कांडा जी हैं, उनकी सरकार बननी तय थी। उसके बावजूद भी हम सरकार में सिर्फ शामिल हुए ताकि इस तरीके की सरकार के ऊपर लगाम लगाई जाए। नहीं होना चाहिए था। बाहर से आप विरोध करते, बाहर बैठ के धरने लगाते, इनके खिलाफ क्यों नहीं लगाए? आप क्यों शामिल हो गए? हमने धरने लगाए, तभी तो अंत में जाके इन्होंने इस तरीके के कदम उठाने पड़े। हमने धरने लगाए, हमने काम करवाए, हमने 70% का आरक्षण, आपके हाथ से आपका फेस कवर हो रहा है, मैं आऊंगा आपके पास। हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, हमने डिपो में आरक्षण दिया, हमने BCA वर्ग में हमारे पास डिपार्टमेंट था, हमने दिया। जितने काम दुष्यंत चौटाला 10 विधायकों के साथ कर पाए, इतने काम भारतीय जनता पार्टी। क्या हालात है प्रदेश की? जी चलिए आपके सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। अत्रे साहब, आज आपको इस ज्ञान की प्राप्ति होगी कि जो JJP ने भाजपा के साथ ज्वाइन किया, उनका कोई अपना वो नहीं था एजेंडा कि उनको सरकार में आना है। वो लोग तो आपकी नकेल कसने के लिए शामिल हुए थे, अदरवाइज आप जो निर्दलीय विधायक हैं उनके साथ सरकार बना लेते और आपकी ये नकेल नहीं कस पाते। मैं मुकेश जी बस एक बात कह रहा हूं, वैचारिक दिवालियापन इस चुनाव के बाद इनके मेरे को दो। देखिए मुकेश जी, वैचारिक दिवालियेपन की कागार पे खड़े हैं ये JJP वाले लोग। पहले शुरुआत में तो कहते हैं कि जो BCA को इन्होंने 8% आरक्षण दिया, ये देखिए इन्होंने क्या खेल खेला, और अपनी बातें बाद में कहते हैं कि जी BCA को 8% आरक्षण तो हमने दिया। मतलब हमने समय पे दिया, आपने चुनाव में 1 महीने पहले दिया, आपने चुनाव में से 1 महीने पहले दिया।
अरे भाई बीच में मत बोलो, आप कौन होते हो देने वाले? आपको ये पता है कि आप सरकार में मात्र 10 विधायकों की पार्टी थी। आपको पता है कैबिनेट जो है साझा चलती है, हमने दिया, जो ये आप झूठ की छाती ठोकते हो ना। अभी आपने शुरू में क्या बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों को बेवकूफ समझ रखा। भाई हमारे लिए हरियाणा के लोग आदरणीय है, बेवकूफ तो आपने समझा है। तो फिर आप जो आखिरी महीने में क्यों जो काम आप आखिरी महीने में क्यों कर रहे हो? अरे आखिरी महीने में क्यों कर रहे हो आप? अरे सुनो भाई, बीच में मत 10 साल थे आपके पास। ये भाई अगर 1 to 1 करना है तो 1 to 1 कर लूंगा, लेकिन बीच में डिस्टर्ब मत करो। मैं केवल ये कह रहा हूं कि जिस पार्टी के मात्र 10 विधायक थे, वो पार्टी जनता के बीच में जाके झूठ बोलती है कि देखो जी महिलाओं को पंचायतों में 50% हमने दिया, मात्र 10% 10 विधायकों वाले। इनको यही नहीं पता